नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। अभाज्य संख्या में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। आज हमारा कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को करेंगे और आज हमारा अभाज्य संख्या समाप्त हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है कि तीन लगातार विषम संख्याएं इस प्रकार से हैं कि इनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, तीन लगातार विषम संख्याएं, मान लेते हैं कि एक विषम संख्या a है और एक b है, एक c है। यह तीन विषम संख्याएं हैं और इनका गुणनफल क्या चाहिए हमें, अभाज्य संख्या। तो हम इसका गुणा कर देते हैं। तो जब इनका गुणा करेंगे तो अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या आएगा। देखिए, इनका गुणा करेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से इनके गुणे को गुणा करने के बाद अभाज्य संख्या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप कहेंगे कि मान लेते हैं हमारी अभाज्य संख्या यहाँ पर हम विषम संख्या लेते हैं 1 और उसके बाद 3, उसके बाद 5। यह हमारी विषम संख्या हो गई और लगातार भी हो गई। अब बताइए, हमने आपको बताया है अभाज्य संख्या में कि ऐसी संख्याएं जिनका हम गुणनखंड करें तो उसमें केवल 2 ही गुणनखंड आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इनका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15। अब 15 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक तो 1 होगा और दूसरा 3 होगा, तीसरा 5 होगा और चौथा वह संख्या स्वयं होगी। तो देखिए, इसमें कितने गुणनखंड हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 हो रहे हैं। तो यह जो है हमारा, यह अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो बताइए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जबकि ऑप्शन में भी कुछ नहीं दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में दिया है 1 3 5 7। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन घुमा करके आते हैं उसमें हमें थोड़ा सा और सोचना होता है कि इसमें क्या हो सकता है। तो आपको पता ही है कि कोई भी संख्या होगी, कोई भी अभाज्य संख्या होगी, उसमें केवल एक और वह संख्या स्वयं होती है। मतलब दो विषम संख्याओं का गुणनफल तो हो सकता है। मान लेते हैं लगातार चाहिए तो हम विषम संख्या चाहिए तो एक ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं। इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहेंगे यह हमारी अभाज्य संख्या हो रही है। तो क्या 3 लगातार विषम संख्याओं का गुणा करने के बाद अभाज्य संख्या होगी। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है 3 लगातार विषम संख्याएं इस प्रकार से हैं। यहाँ पर कहीं पे ये नहीं बोला है कि संख्याएं ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं दिया है कि संख्या जो होगी हमारी वह धनात्मक ही होगी, संख्या जो होगी हमारी ऋणात्मक ही होगी। तो यह कंडीशन नहीं दिया है। तब हम क्या करते हैं, तब हम हमें विषम संख्याएं चाहिए a b c। तो a का मान हम क्या ले लें कि a b c का गुणा करें। a का मान क्या लें, b का मान क्या लें, c का मान क्या लें कि इनका गुणा करें, एक अभाज्य संख्या आएगी। तो a का हम मान ले लेते हैं -3। देखिए, विषम चाहिए तो हम -3 ही लेते हैं। और b का मान ले लेते हैं हम -1 और c का मान ले लेते हैं 1। यह तीनों संख्याएं विषम हैं कि नहीं, तीनों संख्याएं विषम हैं कि नहीं। 3 भी हमारा विषम होता है, 1 भी होता है, 1 भी होता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम 1 का मान रखते हैं, अब b का मान रखते हैं और यहाँ पर c का मान रखते हैं। तो इसका करेंगे तो +3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3। तो यह अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं,
यह जो 3 है यह हमारा अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं। आप कहेंगे कि अभाज्य संख्या है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है तो हम इस पर ट्रिक लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए इसमें धनात्मक नहीं कहा था, ना धनात्मक कहा था ना ऋणात्मक कहा था, तो हम इसमें ऋणात्मक ले रहे थे। यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक कहा है, तो यहाँ पर हम धनात्मक के अलावा कुछ और नहीं ले सकते, क्यों कि कंडीशन धनात्मक दिया है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि इसके अंकों का योग 2 है तथा 10 की पावर 8 से बड़ा है n, लेकिन 10 की पावर 9 से छोटा है। छोटा हो तो n के कितने मान संभव है। तो देखिए मतलब यहाँ पर हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, कितनी संख्याएं बना सकते हैं कि जो 10 की पावर 8 से बड़ी हो लेकिन 10 की पावर 9 से छोटी हो। उनके अंकों का योग क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसमें सोचिए क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं। तो देखिए हमें अंकों का योग 2 चाहिए, तो हम कहेंगे कि 10 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं कि जिनके अंकों का योग 2 हो। तो आप कहेंगे कि 10 से लेकर के देखना है, मतलब यहाँ पर 10 की पावर 1 से बड़ी हमारी संख्या मान लेते हैं n है, और n से बड़ा होगा 100 की घात 10 की घात 2, n से बड़ा होगा 10 की घात 2। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी कि जिनके अंकों का योग करेंगे तो वह 2 आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। संख्या हमारी 100 जो है 10 है, 10 से बड़ी है, तो मान लेते हैं 11 है। अब बताइए 11 के बाद देख रहे हैं कि इसके अंकों का योग 2 हो रहा है। 11 के बाद कौन सी संख्या लें कि जिसके अंकों का योग 2 हो। तो आप कहेंगे 11 के बाद अगली संख्या होती है 12, लेकिन इसके अंकों का योग 2 नहीं 3 हो रहा है। अब इसी तरह 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनके अंकों का योग जो होगा वह 2 नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही 20 पर जाएंगे तो देखेंगे कि इसके अंकों का योग 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि संख्या जो हमारी है n जो 10 से बड़ी और 100 से छोटी है, इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिनके अंकों का योग 2 हो रहा है। तो आप कहेंगे कि अभी तक तो हमें दो संख्या मिली है, लेकिन से अब हम 21 जाएंगे, इस 21 के आगे बढ़ेंगे, 20 से आगे बढ़ेंगे, 21, 22, 23 और उसके बाद 29, 30 ऐसे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दहाई का अंक 2 हो रहा है और इकाई का अंक 1। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 3। अब इसी तरह हम 30 पर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 0 यहाँ पर 3 है। जब इसको जोड़ेंगे तो इसके इकाई का अंक हो जाए, इसको जब जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग हो जाएगा 3। अब इसी तरह इससे जितना आगे जाएंगे उसके अंकों का योग कहीं पर 2 नहीं आएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप इसे 10 से बड़ी संख्या मतलब 11 से लेकर के 100 से छोटी मतलब 99 तक की संख्याओं को लिख करके आप देखिए उसमें कितने ऐसी संख्याएं आती हैं कि जिनके अंकों का योग 2 होता है। तो आप उसे लिख करके देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसी संख्याएं कितनी आएंगी, 2 आएंगी। 2 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके अंकों का योग 2 ही होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि 8 है, यहाँ पर 9 है, यह बहुत बड़ी संख्या है, उसे हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो
इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 की घाते 2 संख्या हमारी जो होगी 10 की घाते 2 से बड़ी होगी, लेकिन 10 की घात 3 से छोटी होगी। तो क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि जो संख्या होगी इसमें कि कितनी संख्याएं ऐसी होंगी कि जिनके अंकों का योग 2 होगा। तो आप कहेंगे कि 10 की घात 2 का मतलब हो जाता है 100, और 100 से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिसके अंकों का योग 2 होगा। तो आप कहेंगे 100 से बड़ी हमारी एक संख्या होती है 101, जिसके अंकों का योग 2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसके बाद होगी संख्या हमारी 110, जिसके अंकों का योग 2 होगा। और बताइए 110 के बाद हम 111 पर जाएंगे तो उसके अंकों का योग 3 हो जाएगा, 112 पर जाएंगे तो उसके अंकों का योग 1 हो जाएगा आपका 4। अब इसी तरह इसमें अब आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हमारी संख्याओं का योग होगा वह ज़्यादा होता चलेगा। और इसके बाद क्या है कि हम जैसे जाते हैं 199 तक, 199 तक। अब देखिए 101 से लेकर के 110 तक जाने में हमें 2 संख्याएं ऐसी मिली जिनके अंकों का योग हमारा 2 हो रहा है, लेकिन से 110 से ऊपर जैसे जाते हैं, 1 से 10 से ऊपर 111, उसके बाद हम 199 तक जाते हैं तो किसी भी संख्या के अंकों का योग 2 नहीं होता है। अब इसके आगे हम जैसे बढ़ेंगे 200, देख रहे हैं कि 200 जो हमारा है, 200 जो संख्या हमारी है, इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, ट्रिक को। अब यहाँ से हम ट्रिक को बनाते हैं। तो ट्रिक देखिए कैसे बनेगा। जो हमारी ट्रिक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 संख्या आ रही है, यहाँ पर 2 संख्या। यहाँ पर देखे हैं हमने यह क्वेश्चन लिया और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि इसमें जो घात बड़ी होती है, जिसकी घात बड़ी होगी, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 10 की घात 1 है और यहाँ पर 10 की घात 2 है, 2 से n का मान छोटा है तो इसके अंकों का योग 2 चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसकी घात 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी घात 3 है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहें तो 4 पे भी देखेंगे, 10 की घात यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर 10 की घात 4 लेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि उसमें कितनी ऐसी संख्याएं मिल रही हैं कि जिनके अंकों का योग 2 होगा। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 4 संख्याएं मिलेंगी। अब इसी तरह इसमें जब देखेंगे कि इसके कितने अंकों का योग, कितनी संख्याओं के अंकों का योग, n जो हमारी है, n जो हमारी संख्या है, इसमें n जो हमारी संख्या है, n के अंकों का योग कितनी संख्याओं के अंकों का योग 2 होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो मतलब 9 ऐसी संख्या होगी कि जिसके अंकों का योग 2 होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगली क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अभाज्य संख्या p तथा q इस प्रकार से हैं कि p बड़ा है, p छोटा है q से, q छोटा है 50 से, तो कितनी अवस्थाओं में p प्लस q का मान एक अभाज्य संख्या होगा। हम क्या करते हैं, अब हमें जो q का मान है वह 50 से छोटा है और p का मान जो है q से छोटा है। तो आप कहेंगे कि जो p और q है वह कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 1 से लेकर के 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। एक होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद हो जाएगा 29, 31, इसके बाद होगा आपका 37, 41, 43,
47। यह हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से लेकर के 50 तक इतनी अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए यह हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें निकालना है, इस क्वेश्चन में निकालना है p + q बराबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो यहाँ पर देखिए p का मान हम क्या रखेंगे कि जो कि अभाज्य संख्या हो लेकिन q से क्या हो, q से इसका मान p का छोटा हो। देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 3 रखते हैं और यहाँ पर q का मान इससे बड़ा रखना होगा, 5 रखेंगे तो इनका योग हो जाएगा हमारा 8। मतलब यदि इसका मान हम ओड लेते हैं और इसका मान भी ओड लेते हैं तो हमारी जो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा E1। यहाँ पर E1 आ जाएगा। जब यहाँ पर E1 आएगा तो यह अभाज्य संख्या कभी नहीं होगी, यह अभाज्य संख्या कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो देखिए हमारी एक ऐसी संख्या है जो कि E1 है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो E1 है। अब यहाँ पर हम E1 ले लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ओड आएगा। तो हमारी 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सभी ओड होती हैं। तो हम p का मान 2 लेते हैं। यदि p का मान 2 लेते हैं तो q का मान क्या लें कि वह अभाज्य संख्या आए। तो हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और उसके बाद q का, उससे बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वह इससे बड़ी होगी। जब इससे बड़ी होगी तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। देख रहे हैं कि कंडीशन में बोला है कि p छोटा है q से, बोला है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने रखा है या p का मान छोटा रखा है q से, q का मान बड़ा रखा है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हो रही है, यह हमारी अभाज्य संख्या हो रही है। अभाज्य संख्या हो रही है कि नहीं, मतलब इसका योग करने के बाद हमारी अभाज्य संख्या मिल रही है। तो हम कहेंगे कि इसमें जैसे क्या है कि 2 है, ये हम p ले लिए हैं, 2 का मान p ले लिए हैं। अब q में 2 को हम कितनी जगह पर जोड़ सकते हैं कि जिसका मान अभाज्य संख्या होगा। आप कहेंगे कि इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 जो अभाज्य संख्या होगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। यह अभाज्य संख्या हुआ, नहीं हुआ। जब यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ तो हम इसे कहेंगे कि यह हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 13, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 15, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो ये हो जा रहा है 19, अभाज्य संख्या है। 19 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, तो कहेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं बनाएगा। इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर 23 में 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 25, अभाज्य संख्या नहीं बनाएगा। 29 में 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 31, यह अभाज्य संख्या है। लेकिन सिर्फ 31 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 33, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39 होगा जो कि अभाज्य संख्या नहीं होता है। 41 में 2 जोड़ते हैं तो 43 होता है, यह अभाज्य संख्या होगा। लेकिन 43 में 2 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब इसी तरह 47 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 49 जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कितनी संख्याएं मिली, कितनी संख्याएं हमारी मिली कि जिसमें हम p + q कर रहे हैं तो वह अभाज्य हो रहा है। तो आप कहेंगे कि 2, 1, 3, 4, 5, 6 संख्याएं मिली जिसमें हम p + q कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या मिल रही है। तो आप कहेंगे कि आप p का मान क्यों 2 ले रहे हैं, तो देखिए इसमें कहा है कि p का जो मान है वह q से छोटा है। देखिए सभी जगह जो
हमने लिया है इसका मान q से छोटा है। और कंडीशन देखिए, कहेंगे कि हम तो p का मान 3 भी ले सकते हैं। देखिए भाई, 3 लेने का मतलब जब हम 3 ले लेंगे तो यहाँ पर ओड हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या को q को हमें भी ऐसी विषम संख्या लेनी होगी जो 3 से बड़ी होगी। तो वहाँ पर आप या तो 5 लेंगे या तो 3 से बड़ी लेंगे, 3 से बड़ी लेंगे लेकिन 50 से छोटी विषम संख्या लेंगे, 50 से छोटी अभाज्य संख्या लेंगे और वह संख्या क्या होगी, विषम होगी। जब विषम का विषम में जोड़ेंगे, विषम का विषम से योग करेंगे तो उसका मान आ जाएगा E1। जहाँ पे E1 आ गया तो कहेंगे कि वह अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि हमें जो p का मान है वह 2 के अलावा और कुछ नहीं लेना होगा। देखिए यहाँ पर जब p का मान हम E1 ले रहे हैं और इसमें q का मान ओड ले रहे हैं तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। और जब ओड आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभाज्य संख्या मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि हमें p का मान 2 ही लेना होगा। तो देखिए अब इसमें क्या है कि देख रहे हैं कि 6 जो है, 6 ऐसी संख्याएं बन रही हैं, 6 ऐसी संख्याएं बन रही हैं कि जिनमें 2 जोड़ने पर p प्लस q करने पर अभाज्य संख्या मिल रही। आपको पता होगा कि 1 से लेकर के 50 तक कितने ट्विन प्राइम होते हैं, अभाज्य जोड़े होते हैं, वहाँ से भी आपका हो सकता है। देखिए एक जोड़ा यह होता है और एक जोड़ा यह होता है, यह दोनों एक जोड़े होते हैं, एक जोड़े यह होते हैं और उसके बाद एक जोड़ा यह होता है और देखिए उसके बाद एक जोड़ा यहाँ पे होता है। तो कितने हो रहे हैं, देखिए एक जोड़ा 2 3 या 5 हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक जोड़ा होता है, 5 2 7, यहाँ पर मतलब 6 जोड़े टोटल हो जाते हैं। एक देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य जोड़े 6 होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। देखिए ऐसे जोड़ के कर रहे हैं तब भी 6 हो रहा है, आपको अभाज्य जोड़ा पता होगा तब भी यह लग जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो इसे एक बार और देखिए, उसके बाद करिए और प्रैक्टिस करिए, यह आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या बढ़ते हुए क्रम में है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो पहली संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं कि 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं हैं वह बढ़ते क्रम में है। मतलब a छोटा है b से, b छोटा है c से, c छोटा है d से। और इसमें कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, इन तीनों का गुणनफल a गुणे b गुणे c, इसका गुणनफल दिया है 385 और कह रहा है कि तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम यह संख्या और यह इन तीनों का गुणनफल मतलब दिया है b गुणे c गुणे d का मान दिया है 1001। देखिए 1001 दिया है और यहाँ पर 385 दिया। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि a है और b है, c है और यहाँ पर देख रहे हैं b और c है और d है। देखिए यदि हम इसमें से इसको भाग देते हैं, भाग देंगे तो BC से BC चला जाएगा, BC से BC चला जाएगा, ऊपर हमारा A बचेगा, नीचे D। जब यह अभाज्य संख्याएं हैं, यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं
तो ऊपर जो बचेगा वो हमारी संख्या अभाज्य ही होगी। वो अभाज्य होगी तो हम कहेंगे कि यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक जो है ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है और सी से बड़ा डी है। यहाँ पर कहा कि 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बढ़ते हुए क्रम में है, तो ए जो है सबसे छोटा है लेकिन डी सबसे बड़ा है। तो जब हम भाग करेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पर बी सी और यहाँ पर बी सी, यह आपस में कट जाएंगे। ऊपर डी ए बचेगा, नीचे डी, ऊपर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बचेगी, नीचे सबसे बड़ी। तो क्या करते हैं कि हम इसको हल करते हैं। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो यह इसके बट्टे में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से हम BC से BC काटेंगे तो हो जाएगा ऊपर हमारा A और नीचे बच जाएगा D। अब देखिए इसको कैसे काटते हैं, देखिए इसको कैसे काटेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 11 की विभाज्यता का नियम हम आगे आपको बताएंगे कि 11 से कोई संख्या कब कटती है। तो देखिए एक अंक को छोड़ करके अगले अंक का योग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद यहाँ पर कोई संख्या अगर होती, कोई अंक होता तो इसका योग करके इसमें से घटाते हैं। घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 के मल्टीपल में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं तो 8, फिर इसके बाद नहीं है तो हम इसी को इसमें से घटा लेते हैं। 8 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो हम कहेंगे कि जो यह संख्या है यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब नीचे देख लेते हैं हर में, यहाँ पे देखिए जब इसका योग करेंगे 1 का 0 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 0 का देखिए इसका इसमें करते हैं, जब इसका इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0। कहेंगे कि यह भी 11 से विभाजित है, यह भी। तो हम 11 से एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए जब 11 से करेंगे तो यहाँ पे 11 3 33, 11 बचे 55। जब इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 11 9 99, 11 एकम 11। अब देखिए अब यह कटेगा कि नहीं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 91 है। तो अभी यह कटेगा, किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से कटेगा कि नहीं? 7 5 35, 13 7 91। तो देखिए हमारी संख्याएं क्या आ गई, यह हमारा आ गया, इसको हल करने के बाद आ गया 5/13, 5/13। अब देखिए यहाँ पर जो आया है 5, ए का मान होगा और नीचे जो आया है 13 वह डी का मान होगा। ए भी अभाज्य है, डी भी अभाज्य है। आप कहेंगे कि आप तो ऐसे कर नहीं सकते। यहाँ पर आप कंपैरिजन करके देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे तो ए का मान क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। देखिए यहाँ पर सब पहली संख्या पूछा है, पहली संख्या पूछा है तो हमने 5 ले लिया। यदि अंतिम संख्या पूछता तो 13 ले लेते हैं। और बताइए कि यहाँ पर और कौन सी संख्या पूछता, मतलब मान लेते हैं बीच की संख्या पूछता, BC में से पूछता तो हम कैसे निकालते? तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे BC से BC को काटा है, तो हमने यहाँ पर 11 से काटा है, 11 से डिवाइड किया है, यहाँ पर 7 से डिवाइड किया है। तो यह संख्याएं जितनी भी होंगी, ए का मान तो 5 हो गया और BC और डी का मान क्या हो गया? 13 हो गया। हमें BC का मान चाहिए तो ए से संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी। ए से बड़ी होनी चाहिए लेकिन C से छोटी होनी चाहिए। देखिए अगली दो संख्याएं जो हैं, एक 11 है, एक 7 है। तो हम B के स्थान पे कौन सी संख्या रख सकते हैं? 11 रखेंगे? नहीं रखेंगे। देख रहे हैं कि 5 से बड़ी यह दोनों संख्याएं हैं, तो 11 नहीं रख सकते। और यहाँ पर 7 है, तो देख रहे हैं कि यह जो 7 है 11 से छोटी है लेकिन 5 से बड़ी है, तो हम कहेंगे कि B की जगह हम 7 रख लेते हैं और C की जगह 11। तो इस तरह से यह हमारी अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
और इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उन चैप्टरों में भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए आज हमारी संख्या पूरा समाप्त हो गई। अब हम बहुत ही जल्द PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। यदि आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अब कल पढ़ेंगे।